हेलो रीडर्स, मैं आप सबकी वॉइस ओवर हया हूँ और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा नावल लेके आई हूँ। मैंने ये सर्च किया था, तो ये सेकंड मैरिज नावल है जो कि मेरे सर्च करने पर तो यही पता चला था कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तो मैंने तो इस नावल को अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं आपके साथ ही पढ़ूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि किस बेस का तो पता है, लेकिन किस तरह का नावल है ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लॉन्ग नावल होता है वो मैं पार्ट में करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कम पार्ट बने, मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करूँ और 3 से 4 पार्ट बने। तो आज का ये नावल थोड़ा लॉन्ग है तो मैं आप लोगों को पार्ट में दूँगी। उम्मीद करती हूँ सबको ये नावल पसंद आ मैं जो नावल अपलोड करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के भी बता सकते हैं कि किस तरह के आप लोग नावल रीड करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं और अ, आपकी जो आप सजेशन देंगे अगर मेरे लिए मुनासिब हुआ, मतलब कि अगर ऐसा भी होता है ना कि कुछ राइटर्स हैं वो परमिशन नहीं देती, तो अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं ज़रूर आप लोगों की दिए हुए जो आप लोग कहोगे वो वाले नावल में पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम बिना वक्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो डेली है 3 बजे तक ये इसकी एपिसोड आ जाती है। और दूसरी बात, जो नाम है वो लास्ट पे आप लोगों को पता चल जाएगा, उसके लिए आप लोगों को लास्ट तक का वेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू एपिसोड जब भी आए आप लोगों को पता चल जाए। आइए जी आइए, हम आप ही से मुखातिब हैं। अरे इधर किधर देख रहे हैं, हैरान मत हों, सीधे चलिए, आइए मिलवाते हैं आपको शाह हाउस के मकीनों से। इस खूबसूरत से घर के दलान में कुर्सी पर अखबार का मुताला करते जो साहब बरजमान हैं वो इस घर के सरबराह अदील शाह हैं। इनके अकब में झांकते तो घास पर लेटा आंखों को छोटा किया आसमान को तकता इनका छोटा लाडला सपूत है जो उम्र में 15 साल का होने के बावजूद अपने पापा का छोटू शाह बेबी है। अब थोड़ा दाएं तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़े जी, आप ही से मुखातिब हैं हम। जी आगे बढ़कर सामने वाले कमरों में झांकिए, लेकिन ये क्या कमरा तो खाली है, तो बाकी मकीन कहाँ गए? ठहरिए ज़रा, सोचिए ज़्यादा सोचिए मत। अपने बाएं तरफ बावर्ची खाने में झांकिए, ये पानी की बोतल पटक कर मुंह में कुछ बड़बड़ाने वाले साहिब अदील शाह के बड़े सपूत शाहवेज़ साहब हैं, जिनका गुस्सा अक्सर इनकी नाक पर सवार रह कर बेचारी नाक को हलकान करता है। बद मिजाज भी इंतहा के हैं, इनके ऐसा होने की भी कुछ वजूहात है। सब्र रखिए, बताएंगे, सब बताएंगे। ये 2 बेटे ये अदील शाह की कुल कायनात हैं। सोचा मोहतरमा इस दायरे फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, अब इसी खामोशी से बाहर चलें, क्योंकि यहाँ अब जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ चला जाता है। अब हम चलते हैं। अब हमें गया वक्त समझ कर भूलिएगा मत, फिर मिलेंगे। बाबा शामिर के चीखने पर अदील शाह ने रुख मोड़कर घास पर लेटे अपने लाडले सपूत को देखकर मुस्कुराहट दबाई, जिसके चेहरे पर गंदमी शर्ट उड़ती हुई आकर गिरी थी। इसके मासूम चेहरे को बोसा दे रही थी। अखबार मेज़ पर रखते हुए उन्होंने तनबीह नज़रों से ऐलान के दहाने खड़े शाहवेज़ को देखा, जो चेहरे पर बेजारी के तासुरात सजाए खड़ा था। वीर, उन्होंने मज़ीद घूरी से नवाजा तो वीर ने गुस्से से शामिर को देखा, जो घास पर मुंह फैलाए बैठा था। बाबा मेरे मीर ने नाराज़ नज़रों से अपने वजीहा भाई को देखा, जो बेजार नज़रों से ही देख रहा था। मीरू, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, कान बंद हैं क्या तुम्हारे? क्या भाई, इतवार के दिन भी सुकून से नहीं बैठ सकता? अब इंसान अजीब मुसीबत है, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। जब पता है सब काम खुद ही करने हैं तो ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत क्या है? अदील शाह ने गहरी सांस लेकर अपने कुबरू बेटे को देखा, जो बुनियान ट्राउज़र में मलबूस हाथ में गीले कपड़े उठाए हुए था, जो गालबन अब भी धो के आया था। इसका कसरती जिस्म इसके दराज कद पर बहुत भला लगता था। वीर ने बेध्यानी में साबुन लगे हाथ से माथे पर बिखरे बाल समेटे। साबुन की झांक ने इसके बालों को अजीब मस्किया खेज बना दिया था। एहसास होने पर इसने झंझलाकर अपने हाथ को देखा। दिल शाह ने मुस्कुराहट दबाई। मीरू को मुंह चढ़ाता देख वो पाँव पटका हुआ घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। चलो मीरू बेटे, हम भी कुछ खिदमत सर अंजाम दे देते हैं। दिल शाह ने पैंट की को टुकनों से ऊपर करते हुए कहा। मीरू भी मुंह बनाता हुआ के पीछे चल दिया। मीर, तुम धुले कपड़ों को ड्रायर में डाल
कर सुखाते जाओ। वीर ने मुड़कर दिलशाह को देखा जो मीर को हिदायत देते धुले कपड़े तार पर डालने लगे थे। हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो दोबारा मशीन से कपड़े निकाल कर धोने लगे। वीर की मुस्कुराहट देखकर मीर को शरारत सूझी। बाबा, वैसे वीर ने आंखें झुककर कैसे देखा जो पटाखे फोड़ने से बाज नहीं आता था। बाबा सुने तो हाँ बोलो, उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। बाबा, वीर भाई शादी के बाद भी ऐसे ही कपड़े धोया करेंगे। भाभी कहेंगी सुनिए जी, ज़रा ये बच्चों के कुचले तो धो दे। वो दोहरा होकर हंसने लगा। इसे जैसे ही सोचकर ही मज़ा आया था। दिलशाह ने हाथ में पकड़ा तौलिया इसके मुंह पर दे मारा। तब की आवाज़ के साथ तौलिया इसके मुंह पर लगा। वो जो दोहरा होकर हंस रहा था, तवाज़ुन बिगड़ने से हराम से नीचे गिर गया। अब के वीर का कहका गूंजा था। दिलशाह ने शरारत से वीर को देखा जिसका चेहरा हंसने से सुर्ख पड़ गया था। स्याह से जाहिर होता था नन्हा सा डिम्पल। अपनी ज़रा सी चहक दिखाकर शर्माते हुए चुप किया। मीर से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई। उसने ड्रायर से पैंट खींच कर निकाली और वीर की तरफ फेंकी जो उसके मुंह पर जा गिरी थी। अब दिलशाह के मुंह से हंसी का फुहारा उबला था। वीर ने खड़े होते साबुन से लथड़े कपड़े पर मीर को खींच कर मारे। गलती से दिल साहब बीच में आ गए तो ये सारे कपड़े इनके मुंह पर लग गए। मीर का छत फाड़ कहका गूंजा था। आपके दिल साहब भी मैदान में उतर आए थे। वीर ने अपना बचाव करते भागना चाहा लेकिन वीर ने इसे पाँव से पकड़ लिया जिससे वीर इसके ऊपर धड़ाम से गिरा। मीर इसे पीछे हटाता खिसकने लगा लेकिन दिल साहब ने साबुन की झाग दोनों के मुँह पर मल दी। अब हुआ बकायदा जंग का आगाज़। ये तो हर इतवार की सुबह का मंजर था। बात बात पर नोक झोंक करते ज़िंदगी को अपने अंदाज से जीते इस घर के मकीन एक दूसरे को काफ़ी थे। नानो खुशी से चाहता वो घर का बैरूनी दरवाज़ा खोले आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ था। आइमा बेगम ने दहल कर जहान को देखा जिसका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है तुम में? हाँ, ऐसे घर में दाखिल हो। इनका जुमला मुंह में ही रह गया। जहान ने आगे बढ़कर ने गले से लगाया। नानो, मुझे जॉब मिल गई है। ये सुनकर आइमा बेगम बहुत खुश हुई थी। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने इसका माथा चूमा। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। जहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या तुमने बाहर में खिलते फूलों को देखा है? नज़र लग जाने के खौफ से आइमा बेगम ने इसके चेहरे से फौरन नजरें हटाई थी। ऐसी दिलकश मुस्कुराहट में किसी की हो सकती है? इसके दिल ने बेख्तियार नफ़ी की थी। मेरा प्यारा बेटा, चलो शाबाश, नहा लो। मैं अपने बेटे के लिए तब तक खाना लगाती हूँ। जहान फरमाबरदारी से सर हिलाता अपने कमरे की तरफ चल दिया। शावर लेने के बाद वो बगैर शर्ट के बाथरूम से बाहर निकला था। आईने के सामने आते हुए नरमी से अपने स्याह घने बालों को तौलिए से सुखाने लगा। इसकी सोचों का महवर वही थी जो बहुत चुपके से इसके दिल में आजमाई थी। मेरे बारे में जानकर इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये सोच आते ही मुस्कुराहट इसके नाभि होंठों पर आने के लिए बेताब हुई थी जिसे इसने होंठों के किनारे दबा लिया। वो जब मुस्कुराता था तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती थी जो उसके चेहरे पर ऐसी चमक पैदा करती कि देखने वाला हैरान हो जाता। शर्ट पहनकर बिखरे बाल संवारते इसने बावर्ची खाने का रुख किया था जहाँ रखी छोटी मेज़ पर आइमा बेगम खाना गर्म कर रही थी। मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठा छोटे छोटे नवाले लेता खाना खाने लगा। आइमा बेगम इसके सामने बैठी इसके चेहरे को देखने लगी। कितनी मासूमियत थी इसके चेहरे पर। नज़रों में बेख्तियार इसकी नज़र उतारी। क्या हुआ नानो, आज आपको ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा मुझ पर? शरीर मुस्कान के साथ इसने पूछा तो आइमा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई देती थी और उम्र के हिस्से में भी खूबसूरत थी। हाँ, तो तुम्हें मसला है कोई? जहान ने नफ़ी में सर हिलाया। अन्ना को बताया तुमने जॉब का? अन्ना के नाम पर इसकी आंखों की चमक बड़ी थी जिसे आइमा खूब समझती थी। थोड़ी देर तक वहीं जाऊंगा, ताया से भी मिल लेना। गिला कर रहे थे कि पिछली दफ़ा बगैर मिले ही चले गए थे। जी, मिल लूँगा। फिर हम फिर से हाजिर हैं। कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए? चले आपको लेकर चलते हैं एक नए किरदार की तरफ। घर के दरवाजे को क्या हुनकों की तरह तक रहे हैं? अजी अंदर आइए। बारिश में साकित बैठी ये दो शीज़ा कौन है? इनका जायज़ा लीजिए। हम भी आते हैं। ऐसी तूफ़ानी बारिश में ऐसी गहरी खामोशी के साथ वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी। गहरे बुरे कमर तक आते सिल्की बाल बारिश के गीले पानी से गीले होने की वजह से लटों की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपके थे। पानी की एक बूंद इसके माथे से होते इसकी तीखी नाक में पहनी नोजपिन पर ठहरी और नीचे गिर गई। इसके बुरे गुलाबी होंठ मासूम सी मुस्कुराहट में डले हुए थे। इसकी बुरी आंखों में एक खास तासुर था जो कभी सर्द हो जाता और कभी आंखों को खूबसूरती बख्शता। अक्सर इन आंखों में कोई तासुर ही ना होता। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन इसकी शख्सियत में अजीब जाज़बियत थी जो मुखालिफ सन्फ को अपनी ओर खींचती थी। हम फिर से हाजिर हैं। इनको जानिए, ये अना वकार हैं जिनको अपनी अना और वकार बहुत ही अजीज़ है। लेकिन इस वक्त ये इतनी गुमसुम क्यों हैं? दूर खलाओं में घूरती इनकी आंखों में तो झांकिए। ये एक नौवीं जमात के कमरे का मंजर है। अपनी जमात की दो काबिल तरीन लड़कियां कुर्सी पर बरजमान अपनी उस्तानी के सामने रोज़मर्रा का सबक सुनाने की गर्ज से खड़ी हैं। ये अख्तर इनमें से एक है कि हंसी छोटी मैडम को देखकर इसने हंसी जब्त करने की कोशिश की लेकिन हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके साथ खड़ी आयशा भी अब की बार हंसने लगी। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि
وہ دونوں پیٹ پکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ میڈم نے پہلے کڑی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر وہ خود بھی مسکرانے لگی۔ چلو دفعہ آ جاؤ اپنی جگہ پر بدتمیزوں، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ڈانٹ کا شکار ہوتا، لیکن وہ اپنی میڈم کی لاڈلی تھی۔ اپنے ڈیسک تک واپس آنے تک وہ ہنستی رہی تھی اور باقی طالب علم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ انا نے ہنسکی سے آنکھیں چپکی تھی۔ وہ دن زندگی کے بہترین دن تھے۔ عائزہ اور ابیحہ کی سنگت میں گزرے اسکول کے دن اسے بہت یاد آتے تھے۔ عائزہ نے پوری یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا جبکہ وہ ابیحہ کے ساتھ کالج سے BA کر رہی تھی۔ ابیحہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی لیکن عائزہ کو وہ اکثر یاد کرتی تھی۔ ان تینوں کی دوستی بہت پرانی تھی۔ ایسے پیارے دوست بھی کسی کے ہوا کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بلا شبہ وہ بہت خوش قسمت تھی۔ بارش اب رک چکی تھی۔ وہ اندر جانے کی نیت سے کھڑی ہوگی۔ اس کے کپڑے اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کی مدد سے قمیص کو کمر سے الگ کیا جو اس کی کمر سے چپکی اس کی نہایت پتلی کمر کو اور بھی واضح کر رہی تھی۔ اپنی قمیص سیدھی کرتے ہوئے جیسے وہ پلٹی تو اس کی نگاہ جہان پر پڑی جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ پھیلا کر اپنے آپ کو ڈھانپا تھا۔ بھائی آپ وعلیکم السلام۔ جہان نے سنجیدگی سے کہا تو انا کے چہرے پر شرمندگی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا تھا۔ انا جو اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ مجھے جو مل گئی ہے ہاں سچ ہاں بھائی، انا نے چہک کر کہا۔ ہاں بالکل ہاں بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بھائی کی تکرار پر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ انا تم مجھے بھائی نہ کہا کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو انا نے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں بھائی آپ میرے بھائی ہیں تو بھائی ہی کہوں گی نا، عجیب باتیں کرتے ہیں آپ بھی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جہان گہری سانس لیتے تیز قدموں سے بیرونی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ شاہ ہاؤس میں عجیب تناؤ کی کیفیت تھی۔ شامر سہمی نظروں سے ویر اور دل شاہ کے درمیان ہونے والی بحث سن رہا تھا۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی ہے، میرے اپنے فیصلے ہیں، آپ کس طرح مجھ پر اس آوارہ لڑکی سے شادی کرنے کا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ بس دل شاہ کی گرجتی آواز پر ویر نے ہونٹ بھیجے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے اس نیک بچی کے بارے میں کتنا گھٹیا لفظ بولا ہے؟ دل شاہ کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ تو اس نیک بچی کو کسی اور کے پلے باندھے میرے گلے کا ہار کیوں بنا رہے ہیں؟ جواباً ویر نے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ دل شاہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، جس نے آنکھیں جھپک کر اندر دیکھا۔ تمہارا باپ ہوں میں، حق رکھتا ہوں تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے کا۔ اس معصوم کے مرحوم والد کو زبان دی تھی میں نے، تمہاری شادی تو وہیں ہوگی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے تم یہ شادی۔ ویر نے غصے سے کھڑے ہوتے میز کو ٹھوکر ماری اور انتہائی غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ میز کی نوک دل شاہ کے گھٹنے کو زخمی کر گئی ہے۔ میر تڑپ کر ان کے پاس آیا۔ بابا I'm sorry، بھائی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ ایسے ہرٹ نہ ہو۔ میر بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا اور آئنٹمنٹ ان کے گھٹنے پر لگانے لگا۔ دل شاہ نے جھک کر اس کا سر چوما تھا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ میر نے محض سر ہلا دیا لیکن دل میں ویر سے بے حد ناراض ہوا۔ دل شاہ کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اداس سا لون کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے پھر سے برسنے کو بےتاب تھے۔ ماما اداس آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے اس نے سرگوشی میں پکارا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑکھڑایا جس سے اس نے بے دردی سے رگڑا تھا۔ انا ابیحہ کے ہمراہ کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی۔ آج وہ معمولی سے تھوڑا لیٹ آئی تھی۔ ابیحہ کے برابر کرسی پر بیٹھی وہ کلاس کے لڑکوں کی نظروں سے پزل ہوئی تھی۔ وہ اپنی یونیفارم کے دوپٹے کا ایک خاص انداز سے حجاب لے کر نقاب کرتی تھی جو اس پر بہت جچتا بھی تھا، شاید اسی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ شکل تو میری اتنی پیاری نہیں، وہ یہی سوچا کرتی کہ وہ کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ پروفیسر کسی اور سے سنتے یا نہ سنتے اس سے لازمی ریوائز کرواتے تھے، اس لیے وہ اپنا سبق بہت اچھی طرح یاد کرتی تھی۔ جیسے یہ لیکچر گزرا اگلا لیکچر فری تھا۔ میں ابھی آئی، پرنسپل سے کالج ایونٹ کی بات کرنی ہے۔ ابیحہ کے کہنے پر اس نے محض سر ہلایا، نقاب سے جھانکتی آنکھوں سے کلاس کا جائزہ لیا۔ ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری طرف لڑکے بیٹھے تھے۔ لڑکیاں دنیا بھر کی داستانیں ایک دوسرے کو سنانے میں مصروف تھی جبکہ لڑکوں نے کلاس میں طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے کلاس فیلو پر پڑی جو دھڑام سے کرسی سے نیچے گرا تھا اور اس کے اوپر اس کا دوست بیٹھا اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی یونیفارم کی سفید شرٹ کو جھاڑا اور ایک اسٹائل سے بال ٹھیک کیے۔ انا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ لمبے قد کے لڑکے اس کی کمزوری تھے اور بلا شبہ اس کا وہ کلاس فیلو 6 فٹ سے نکلتے لمبے قد کا تھا۔ انا نے اپنے آپ کو ڈپٹا استغفراللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ کلاس سے باہر نکل گئی لیکن اس کی نظریں احمر کے دوست محسوس کر چکے تھے، تبھی اب اسے انا کے نام سے چھیڑ رہے تھے۔
अगले दिन अना वक्त से पहले ही कॉलेज पहुंच गई थी। अमूमन जल्दी ही आती थी और कॉलेज के गार्डन में बैठकर सबक दोहराती थी। क्लास में दाखिल होते ही वक्त इसकी नज़र फ्रंट रो में बैठे अहमद पर पड़ी तो इसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। इतनी जल्दी कॉलेज में क्या कर रहा है? इसने अबिया के करीब झुकते सरगोशी की। मुझे क्या पता, कहो तो पूछ लूँ। अबिया की शरारत से कहने पर अना ने एक इसकी कमर में धमुका जड़ा जिसे अहमद ने देख लिया था। अना खफत के मारे सुर्ख पड़ गई थी। अना देखो, वो यहाँ ही देख रहा है। अबिया के कहने पर इसके दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ हो गई थी। इसने अबिया का हाथ पकड़ दिया मेरा दिल घबरा रहा है, चलो हम बाहर चलते हैं। घर आकर अना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से कमरे में आ गई। अना इसे बुलाती रही रहेगी, लेकिन वो यह कह कर आ गई कि मामा, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ कोई मेरे कमरे में ना आए। इसने बैग बेड पर फेंका, यूनिफॉर्म बदल कर वज़ू करके नमाज में रोने लगी। अल्लाह ताला, ये क्या हो रहा है मुझे? ये गलत है, मैं क्यों इसे सोचने लगी हूँ? मुझे पता है ये रास्ता ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं है, मुझे तकलीफ़ ही मिलेगी। मैं आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरे दिल से ये ख़्याल निकाल दे। जब वो खूब रो चुकी थी तो आहिस्ता से जाए नमाज तय करके रखती और सोफ़े पर नींद दराज़ हो गई। हर इंसान अपने हिस्से की तकलीफ़ काटता है, लेकिन इसने कम उम्री में ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया था। गम इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बचपन में बाबा से बहुत प्यार मिला, लेकिन कारोबारी परेशानी में वो इसे बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे। मामा से तो खैर से प्यार पाने की उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने तब इसका हाथ झटका था जब इसे इनकी बहुत ज़रूरत थी। इसका दामन मोहब्बत से खाली था। अल्लाह की मोहब्बत ने इसे समेट लिया था। कोई इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता है? लेकिन वो तो अल्लाह पाक है ना प्यारे अल्लाह ताला। सारा दिन आवारागर्दी करने के बाद जावेद रात को घर वापस आया और खामोशी से लाउंज से गुजरने लगा कि सोफे पर नीम दराज आदिल शाह ने इसे पुकारा। अमीर ने इसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी को खामोशी से देखा, नज़रों का जाविया बदल लिया। वीर, खाना खा लो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मुझे भूख नहीं है, इसने सर लहजे में कहा। तो दिल शाह ने मीर को देखा। इसने कंधे पर झुकाया जैसे कह रहा हो कि आपको ही शौक था इन्हें मुंह लगाने का। वीर लॉन्च से जाने लगा। ठहरो वीर, बात करनी है तुमसे। वीर ने लब खींचा। तो मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बाबा आदिल शाह को फिर से गुस्सा आने लगा था। क्यों नहीं करनी तुमने इस बारे में बात? अब तो ज़रूर बात होगी और इसी बारे में होगी, उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा। तो वीर का सोया गुस्सा फिर से जागने लगा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सुना आपने भाई? मेरे बाबा से इस तरह बात ना करें। अमीर ने उंगली उठाकर दरश्तगी से कहा। ठा सन्नाटे थप्पड़ की आवाज़ को जमीर का चेहरा सपाट हो गया। क्या कहा तुमने? फिर कहो, अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? वीर सर्द तसल्ली से पूछ रहा था, जिसने कभी इसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। मैंने कहा मेरे बाबा से इस तरह बात ना करें। मीर ने एक लफ्ज़ चबाकर कहा। आप गुस्से में मेज़ को ठोकर मार कर चले गए थे, देखे बगैर के बाबा को ज़ख्मी कर दिया। आप हमेशा यही तो करते हैं। मीर, चुप करो तुम। आदिल शाह ने इसे रोकना चाहा, लेकिन वो गम गुस्से से बोलता जा रहा था। आप हमेशा गुस्सा करते हैं और यही करते रहते हैं। आपको परवाह नहीं होती कि आपके रवैये से किसी को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। बाबा ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, अब हमें इस मुकाम तक लाए हैं, इसलिए हम इनके आगे खड़े हो जाएं। इनसे बदतमीज़ी से बात करें, शर्म आनी चाहिए आपको। गुस्से से बोलते वो हाँफने लगा था। आदिल शाह लड़खड़ाते हुए इसके पास आए, उसे बाजू से थाम कर अपने कमरे में ले गया। वीर ने बहुत खामोशी से इन्हें लड़खड़ा कर जाते देखा। इसके अंदर सन्नाटे उतरने लगे थे। अना इन दिनों अजीब सी कैफियत का शिकार थे। दिल को हजार बार समझाया, लेकिन वो था कि मानता ही नहीं था। पसंदीदगी दोनों तरफ से थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये पसंदीदगी बहुत जल्द मोहब्बत में बदलने वाली है, और मोहब्बत तो करब का दूसरा नाम है ना। पढ़ाई में वो अब भी पहले की तरह संजीदा थी, लेकिन अब इसका बहुत वक्त अल्लाह के ज़िक्र की बजाय इसके एक अदनी बंदे की याद में गुजरने लगा था। मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी लॉगिन करते इसकी नज़र अहमद नामी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ी। धड़कते दिल के साथ इसने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। ज़मीर याद दिला रहा था कि ये गलत है, लेकिन इसने इस आवाज़ को खामोश कर दिया। दूर बैठा शैतान अपनी कामयाबी पर मुस्कुराया था। कुछ ही देर में मोबाइल की स्क्रीन पर अहमद का मैसेज जगमगाने लगा। उसने मुस्कुराते हुए इसे रिप्लाई किया। इस तरह दोनों तरफ से बातचीत का आगाज़ हुआ। अगले चंद दिन कॉलेज में उसका सामना करने से झिझकती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये झिझक भी ख़त्म हो गया। ऐसा ने इसे बहुत दफ़ा समझाया, लेकिन वो कहती हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, जब ये नज़र आती है तो कुछ नज़र ही नहीं आता। कॉलेज से आकर इसने मोबाइल पकड़ा, जल्दी से इसके मैसेज चेक करने लगी। वो कॉलेज नहीं आया था, जिसकी वजह से सारा दिन बेचैन रही थी। अमर, आप कॉलेज क्यों नहीं आए? आपकी तबीयत ठीक है? अमर, नहीं यार, बुखार है। इसकी तकलीफ़ पर अना तड़प उठी थी। बस नहीं चल रहा था कि उसके पास पहुंच जाती है ना। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? प्लीज़ मेरे लिए अपना ख्याल रखा करें। अमर, ओके जान, और कोई हुक्म? अना बेख्तियार मुस्कुराई थी। अमर, आप इतना प्यार क्यों करती हैं मुझसे? अना, मुझे खुद नहीं पता, बस मेरा दिल करता है कि आपको बहुत सारा प्यार करूँ, आपका ख्याल रखूँ। अहमद, और अगर मैं झूठा निकला?
ना ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता कोई आपसे इतना प्यार करे और आप इसे धोखा दें, ऐसा कैसे कर सकता है कोई? मुझे यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अना क्या हुआ? अमर कुछ नहीं, आपसे एक बात पूछूँ? अना जी ज़रूर। अमर आपकी वेस्ट कितनी है? इसका मैसेज पढ़ने अना की हथेली भीगी थी। इससे ऐसी गुफ्तगू तो इसने किसी से नहीं की थी और इतनी संजीदा बात के दरमियान इसका ये पूछना अना को बहुत अजीब लगा था। झिझकते हुए इसने मैसेज टाइप किया। 23 है। हमारी इतनी पतली कमर में आपकी बेजी तस्वीर में आपकी कमर को ही देख रहा था। दिल कर रहा है कि बार बार देखूं। अना को एक अजीब सा एहसास हुआ। घुटन भरने लगी तो उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो इसको बेसुकूनी होगी ना। आज वो पक्का अहद करके आई थी कि अहमद की तरफ देखेगी भी नहीं। ये सब गलत था। आज वो अहमद से साफ बात करेगी। हाँ, इसके पास सही रास्ता था, वो इसे क्यों ना इख्तियार करे। अभी या कुछ दिन से इसका बुझा रवैया नोट कर रही थी। या ना सब ठीक हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करता है, वो मान जाएगा और तुमने कोई गलत हरकत नहीं की। अपनी नाजुक जान पर ज़्यादा बोझ मत डालो। अना ने प्यार से इसे गले लगाया था। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए बिया, जानो। अब बिना बिया के कहने पर इसने बेख्तियार हंसी आई थी। प्रोफेसर की उंगली पर फौरन सीधी हुई। बिया यार, वैसे ये सर बहुत ठरकी हैं, अजीब गंदी नज़रों से देखते हैं। छोड़ो यार, छोड़ यार, ये गंद तो हर जगह ही है, बुराई हर जगह पाई जाती है। इंसान तो वो है जो अपना अंदर साफ रखे, जो अपने आप से नहीं लड़ सकता, इसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। अभिया ने इसे समझाते हुए कहा ना कि अंदर गहरी खामोशी छा गई थी। मैं ऐसी तो नहीं थी। इनकी इसकी आंखों में तकलीफ उभरी थी जो सुर्ख लकीर की ज़रूरत में इसकी आंखों से ज़ाहिर होने लगी थी। अहमर, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। अना ने रात को सबके सो जाने की तसल्ली करते अहमर को कॉल मिलाई। इसका कॉल उठाते ही अना ने कहा, जी जाना, अब हुक्म करे। इसके प्यार से कहने पर अना की आंखों में आंसू आ गए थे। सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये दर्द तो बस मोहब्बत करने वाले ही जानते थे। अहमद, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मतलब इसे छुप कर बात करना। मैं चाहती हूँ आप अपने घर बात करें। अना मुझसे बड़ी बहन है, भाई है, अभी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। अहमद, आप बात तो करें। मैं ये नहीं कह रही कि अभी शादी कर ले, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बात फिक्स हो जाए। अना, तुम समझ क्यों नहीं रही? अभी ये मुमकिन नहीं है। 5-6 साल इंतज़ार कर लो, इसने लापरवाही से कहा। अना की आंखों से आंसू गिरने लगे। भला बेटियों के बाप भी इतना इंतज़ार करते हैं, और वो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के। इसने बेदर्दी से आंसू साफ किए। क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकता? वो जानता था कि इसके पापा कभी भी इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। शायद ये इसकी कोई मजबूरी हो। दिल इसके हक में दलील देने के लिए बेताब हुआ, लेकिन दिमाग ने इसे खामोश करवा दिया। ये दिल ही इंसान को अक्सर कमज़ोर फैसलों पर मजबूर करता है। कभी कभी दिमाग की भी मान लेनी चाहिए। इसने दिमाग में जमा तफरीक की। वो अक्सर शादी के नाम पर बेजारी ज़ाहिर करता था, लेकिन वो अपने दिल को झूठी तसल्ली देती रही। ये तो होना ही था ना कभी जो मोहब्बत करते हैं वो निकाह करते हैं, ना कि सारा दिन चैट पर मोहब्बत के दावे करते रहे। फ़ोन कॉल कब की बंद हो चुकी थी। इसने दिल में एक अज़म किया था। गहरी सांस लेकर कांपते हाथों से टाइप करना शुरू किया। अहमद, हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। हमारे पास सही रास्ता है। आप ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। अब मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। सेंड करके वो इसके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। ना तुम अब मुझसे अलग होना चाहती हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। मैंने सच्ची मोहब्बत की थी। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? तुम्हारी आदत हो गई है मुझे, प्लीज़ मत जाओ। इसका मैसेज पढ़कर ना हिचकियों से रोने लगी। अल्लाह ताला मेरी मदद करे, ऐसी तकलीफ़ तो कभी महसूस नहीं की। जिसको इतना प्यार किया वो कह रहा है मेरा दिल भर गया है इससे। जिसके लिए मैंने आपको नाराज़ किया वो मुझे ये कह रहा है। तकलीफ़ थी कि बढ़ती जा रही थी। इसका सांस बंद होने लगा था। चाहते हुए वह ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद हवास बहाल हुए तो कांपती हुई टांगों से दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम में वॉश बेसिन पर झुकी वज़ू कर रही थी। साथ साथ रोती हुई जा रही थी। बिलखते हुए इसने नमाज बिछाई और सजदे में गिड़गिड़ाते तड़प तड़प कर रोने लगी। अल्लाह अल्लाह वो बार बार पुकारती रही। अल्लाह, मैंने सब छोड़ दिया मैंने आपके लिए। मुझे सीधे रास्ते पर चला, अपने रास्ते पर। अल्लाह ताला, मुझे शैतान के गंदे रास्ते पर नहीं चलना। अल्लाह ताला, मैं आपको कितना नाराज़ करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। बिलख बिलख कर रोती फरियाद कर रही थी। तुमने कभी एक माँ को देखा जो बच्चे को बिलखता देखकर अपने आगोश में छुपा लेती है? वो तो रब है, 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला। जब वो थामता है तो इंसान कभी नहीं गिरता। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है, इतना कि जब तुम हर गुनाह करके भी इसकी तरफ लौटते हो तो वो तुम्हें बुरा नहीं कहता, दुनिया की तरह रुस्वा नहीं करता, बल्कि तुम पर मेहरबान होगा, तुम्हें समेट लेगा, तुम्हारे दिल को ऐसा सुकून देगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। क्या तुमने अल्लाह के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान की? सुनसान सड़क पर वो बेतहाशा भागती जा रही थी। अंधाधुंध भागने से वो कई दफ़ा गिरी, जिससे इसकी जीन्स जगह जगह से फट चुकी थी। आंखों में बेइंतहा खौफ लिए इसने मुड़कर पीछे देखा। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो आदमी मुसलसल इसका ताक़ुब कर रहे थे।
ہاتھ میں پکڑے بیگ کو اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کندھے پر ڈالا۔ اپنی رفتار تیز کرتی سامنے نظر آتی ایک گلی میں داخل ہوگی۔ تعقب کار اس کا پیچھا کرتے گلی میں داخل ہوئے، لیکن سنسان گلی نے ان کا استقبال کیا۔ کسی زیرو کا نہ پاتے ہوئے دور بھاگتے ہوئے گلی کا دہانہ پر کر گئی تھی۔ ان کے جانے کا اطمینان کرتے ہوئے گہرا سانس لے کر سنسان سڑک پر سنسان پڑی عمارت سے باہر نکلی۔ اس کے گھٹنوں سے خون رسنے لگا تھا، ہاتھوں پاؤں پر جا بجا خراشوں کے نشان تھے۔ روتے ہوئے اس نے سوجے چہرے پر ہاتھ رکھا، ہونٹ کے کنارے سے بہتے خون کو صاف کرکے اس نے زمین پر رکھا، چھوٹا سا بیگ پکڑا اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف چلنے لگی۔ اس کا کتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جیسے اسے کھدری زمین پر گھسیٹا گیا ہو۔ بالآخر وہ ایک آباد علاقے میں داخل ہوئے۔ اب اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھولو کھولو دروازہ کھولو، میری مدد کرو، اللہ کے واسطے دروازہ کھولو۔ رات کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ اس نے ایک زوردار چکر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کے ہینڈل کو پکڑنا چاہا، لیکن اس کی بصارت دھندلا گئی تھی اور وہ توازن کھوتی چلی گئی۔ آج کا دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ آفس کے کام نے اسے بے حد تھکا دیا تھا۔ تھکا ہارا وہ گھر آیا۔ آج ایما اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھی۔ اپنا آفس بیگ کمرے میں رکھ کر اس نے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ نانو، اس نے دھیرے سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ان کے سونے کے خیال سے وہ بے قدموں باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بدلے، ریڈلی سی بغیر بازو کے شرٹ اور ٹراؤزر تن کیے وہ کمرے کی باہر کھڑکی کھول کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ بادلوں کے ٹکڑوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، جہاں سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کے گھنے کالے بال ماتھے پر بکھر گئے۔ اس کا کسرتی جسم ہلکی سی سفید شرٹ میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے سینے پر بازو باندھے اور آنکھیں موند لیں۔ بارش میں بھیگا دلکش سراپا چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے وہ اتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ دل کو بے اختیاری سے محبت ہو گئی تھی۔ شاید تب وہ شرارتی آنکھوں سے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روکتی تھی، یا تب جب وہ اپنی نازک سی پتلی کمر پر ہاتھ رکھ کر تیوری چڑھاتے غصے سے بولتی تھی۔ کسی کی سسکیوں کی آواز پر اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ کمرے کی بتی بجھا کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا، دونوں بازو سر کے نیچے رکھتے، جس سے اس کے مسلز اور بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ اچانک عجیب سی آواز ابھری، وہ چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس دفعہ یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ دبے قدموں سے باورچی خانے میں جا کر اس نے چاقو پکڑا اور راستہ سے جا کر بیرون دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں اس نے غور سے دیکھا تو دروازے کے سامنے ایک لڑکی گری ہوئی تھی، جس کے ہاتھ اس کا بیگ لٹکا الٹا گرا اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ جہان نے جھک کر اسے سیدھا کیا۔ اٹھو، کون ہو تم؟ اس نے ہلانے پر بھی اس وجود میں جب جنبش نہ ہوئی تو اسے تشویش نے آن گھیرا۔ اس نے احتیاط سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر لٹایا۔ ایما کے کمرے میں جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پریشانی سے باہر آئی اور اسے اٹھانے کے جتن کرنے لگی، جو شکل سے 14-15 سال کی لگ رہی تھی۔ ہان، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ جلدی، بچی بہت زخمی ہے۔ وہ جلدی سے باکس لایا اور ایما کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں زخموں کو صاف کرنے لگا۔ پاؤں کا ناخن بہت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ ہاتھ نے جب سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ بھی زخمی تھا، ایما کی نظر اس کے گھٹنوں سے پھٹی جینس پر گئی، جہاں سے خون رسنے پر بھی جم گیا تھا۔ انہوں نے اس کے پورے جسم کا جائزہ لیا۔ اس کی شرٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جس سے اس کا زخمی جسم واضح ہو رہا تھا۔ جہاں نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو فوراً نظر جھکا لی۔ ہان، اسے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے آہستہ سے اس نازک سی جان کو ان کے بستر پر لٹا دیا۔ نانو، میں اس کا بیگ چیک کرتا ہوں، شاید اس کے کپڑے ہوں بیگ میں۔ ایما اس کا گریز سمجھتی آہستہ سے سر ہلا گئی۔ جب وہ باہر نکلا تو انہوں نے اس کے جسم کو کپڑے سے آزاد کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ جہاں نے دروازہ نوک کیا تو ایما نے ذرا سا دروازہ کھول کر اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے کپڑے بدلنے کے بعد انہوں نے جہاں سے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اس بچی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، نکاہت اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس نے کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ اس کے کھانے کا خیال رکھیے گا اور کھانے کے بعد یہ دوائیاں دے۔ ڈاکٹر نے ایک کاغذ سنجیدہ کھڑے جہان کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا۔ ایما نے ان کے جانے کے بعد اس پر کمبل اٹھا کر دے کر خود بھی لیٹ گئی۔ فجر کا وقت ہونے والا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر ہی سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جہان دوائیاں دے کر ان کو سونے کے لیے جا چکا تھا۔ اس سب میں وہ بے حد تھک چکا تھا۔ ایما نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اسے ہلکا سا کسمساتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں وہ اجنبی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ خوف سے وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا وہ لوگ
इससे फिर से कैद कर चुके थे। छोड़ो मुझे प्लीज़ जाने दो। आमिर इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने नरमी से इसका हाथ अपनी तरफ बढ़ाते इसने डर कर दोनों हाथ अपने मुँह पर रख लिए, लेकिन चंद ही लम्हों बाद इसे अपने गिर्द बेहद नरम गिरफ्त महसूस हुई थी। आयमा बहुत प्यार से इसे गले लगाया। सब ठीक है, तुम महफूज हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसका खौफ ज़ाहिर हुआ था तो बिलख बिलख कर रोने लगी। आयमा बेगम ने इसकी कमर सहलाने लगी थी। रोने की आवाज़ सुनकर जहान आंखें मलता हुआ इनके कमरे में दाखिल हुआ। जहान को देखकर वो आयमा के पीछे छुप गई थी। ये इसने खट सरगोशी की। रो नहीं, ये मेरा नवासा है, यही तुम्हें घर में लाया था। जहान ने दोस्ताना मुस्कुराहट से इसे देखा, जो अब पहले से कतरा बेहतर लग रही थी। इसने आयमा को आंख से इशारा किया और बाहर निकल गया। इसका इशारा समझकर वो इसके साथ वो इससे साथ लिए किचन में आ गई थी और डरते डरते अतराफ का जायजा ले रही थी। तुम इधर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना दूँ। उन्होंने किचन की खिड़की जो बाहर लॉन में खुलती थी खोल दी। सुनहरी सुबह तुलू हो चुकी थी। ठंडी हवाएं खुरामा खुरामा किचन में आने लगी थी। इसने नज़रें उठाकर उठाई तो जहानपुर सो निगाहों से देख रहा था। इसके देखने पर धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाए अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने झिझकते हुए थाम लिया। क्या नाम है तुम्हारा? इसने नरमी से पूछा। जूड़े से निकले बालों को कान के पीछे रचते हुए इसने ऐना कहा था। प्रिटी नेम लिटिल गर्ल, इसका मतलब क्या है? खूबसूरत आंखों वाली। इसके जवाब पर जहान ने इसकी नीली आंखों को देखा। हज़न लिए उदास नीली आंखें। इसे ये नीली आंखों वाली गुड़िया बहुत अच्छी लगी थी। मेरा नाम जहान है, तो मुझे भाई बुला सकती है। इसकी बात पर ऐना ने आंखें ज़ोर से चमक कर उमट वाली नमी को अंदर धकेला था। नाश्ता करने के बाद आयमा इसे अंदर लाउंज में आगे ले आई थी, जहाँ हान बैठा इन्हीं का इंतजार कर रहा था। दुखते जिस्म को संभालते हुए आस्ते से आयमा के साथ बैठ गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जहान की बात पर वो खौफज़दा होकर रोने लगी थी। आयमा ने इसे अपने साथ लगा लिया। देखो ऐना, अगर तुम हमें कुछ बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने हमारी हमदर्दी से इसे देखा था। इस छोटी लड़की पर इन्हें बहुत तरस आया था। ऐना ने अटकते हुए बताना शुरू किया। मेरे बड़े अब्बू मेरी अम्मी को बहुत मारते थे। एक दिन उन्होंने तकलीफ से लफ्ज़ अदा करते इस वक्त दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने अम्मी को इतना मारा कि वो मर गई। और तकलीफ से सिसकने लगी। इसकी आंखों में करब देखकर जहान साकित रह गया। अब्बू ने मुझे भी बहुत मारा। मैं घर से भाग गई क्योंकि वहाँ गंदे अंकल आते थे जो मुझे जानबूझ के टच करते थे। आयमा ने बाजू उसके गिर्द फैलाए। जहाँ ने गुस्से से जबड़े बीचे थे। अब्बू ने एक दिन मुझे ज़बरदस्ती इनके साथ भेज दिया। वहाँ बहुत सारे अंकल थे जो मुझे देखकर गंदी बातें कर रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आयमा की आंखों में नमी बढ़ने लगी। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, घसीट कर वापस लाया। आयमा और जहान ने एक दूसरे को देखा। फिर रात को एक आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। अंकल को पता चल गया, इसलिए मेरे पीछे कुछ आदमी लग गए थे। फिर पता नहीं कैसे मैं इनसे बच गई और भागते हुए यहाँ आ गई। इतना कहकर वो खामोश हो गई थी। जहान आयमा की आंखों में तहरीर साफ पढ़ सकता था। बहुत नरम दिल खातून थी ना वो। नानो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करे। जहान ने नरमी से कहा तो आयमा को इस लम्हे इस पर फ़ख्र महसूस हुआ था। आयना इधर देखो मेरी जान, क्या तुम्हें हमारे साथ रहना चाहोगी? आयना ने डबडबाती आंखों से इन्हें देखा था। एक पल को सोचा वो कहाँ जा सकती है। इस बात में सटाते हुए इसने सर झुका लिया। दैट्स लाइक माय गर्ल, जहान ने बशाशत से इसे देखते हुए कहा। आज ऑफिस के लिए तो लेट हो ही चुका। जानने का इरादा कैंसिल करते। आज का दिन घर में ही गुजारने का इरादा रखता था। दिन यूं ही गुजर गया। आयना के ज़ख्म ठीक होने लगे थे। वो आयमा के कमरे में ही रहती थी। शावर लेकर वो बाथरूम से बाहर निकली तो लिए से अपने बालों को अच्छी तरह खुश करने लगी। बाल खुश करके इसने इन्हें अच्छी तरह संवारा। काले घुटनों तक आते घुंघराले बाल गहरा लहरा कर इसकी कमर से नीचे गिरे। इसने अगले आधे बाल ऊंची पौनी में बांधे और ग्लासेस उठाकर आंखों पर टकाए, जो जहान ने इसके सर दर्द की शिकायत पर इसके चेकअप के बाद बनवा कर दिए थे। बेजोवी फ्रेम लेस ग्लासेस इसके चेहरे पर बहुत जचती थी। वो कल जहान वो पहले से ज़्यादा क्यूट लगती थी। इसने ब्लू जीन्स के साथ घुटनों तक आती रेड फ्रॉक पहन रखी थी। छोटे से स्टॉलर को गले में रोल करके डाल रखा था। जहान के ऑफिस से आने का वक्त था। आयमा तबीयत खराबी की वजह से आराम कर रही थी। लाउंज में जाकर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई थी, जहाँ से हवा बराह रास्त इसके जिस्म को छूते इसको सुकून बख्शती थी। हाथ में नावल पकड़ते हुए उसे पढ़ने में मशगूल होगी। शुरू में वो बहुत संजीदा रहती थी, लेकिन जहान की लाख कोशिश और आयमा के प्यार से वो पिघलने लगी थी। जहान थका हुआ दाखिल हुआ और गिरने के अंदाज में सोफे पर पुरजुमान हो गया। ना किचन में जाकर पानी ले आई। आन भाई इसने आंखें मूंदे जहान को कंधे से पकड़ कर हिलाया। जहान ने सीधा होकर मुस्कुराते उसके हाथ से पानी पकड़ा। हाँ भाई, मेरी गुड़िया ने आज क्या किया? ऐना ने मुंह बनाया। जहान ने मुस्कुराते दबाते इसके क्यूट तासुरात देखे। हाँ भाई, मैं बहुत बोर होती हूँ घर में, चलो भाई इसका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। मज़ीद पढ़ना चाहोगी? ऐना ने चमकती आंखों से कहा।
और मौसम का लुत्फ़ लेने लॉन की तरफ भाग गई। जहाँ ने मुस्कुराती नज़र से देखा और आराम के घर से अपने कमरे का रुख किया। दुल्हन के खूबसूरत जोड़े में बैठी शाहबेज़ के इंतज़ार में थकने लगी थी। कमर सीधी करने की गर्ज से वो बेड पर नींदराज़ हुई कि शाहबेज़ दरवाज़ा खोलता अंदर आया था। इसका सर्द अंदाज़ देखकर आयशा सहम गई थी। वीर ने इसकी तरफ देखे बगैर कोट उतारकर सफ़े पर पटका। दिलशाद की खुशी की खातिर वो उनकी पसंद के लड़के से शादी कर चुका था। इनके लिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार था, लेकिन इसका दिल बिल्कुल खाली था। इसके लिए ये शादी महज़ एक समझौता थी। गहरी सांस लेकर वो खड़ा हुआ, कपड़े बदलने के घर से चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और आयशा के सामने बैठकर इसका घूंघट उठाया। दिल में कोई जज़्बा ना उभरा। ये आपकी मुँह दिखाई। एक नफीस लॉकेट खूबसूरत बैग में इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने मेहंदी लगे कामते हाथों से थाम लिया। दिल अपने महरम से अपने मोहब्बत भरे कलमा सुनने को बेताब हुआ, मगर इसने कहा तो फ़कत इतना कि आप चेंज कर लें, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। धड़कते दिल के साथ उठी, लेकिन एक ख्याल आने पर रुक गई। और वो मेरा सामान, इसने झिझकते हुए पूछा। वो तो नीचे पड़ा है, ऐसा करे मेरी कबर्ड खोल कर कुछ पहन ले। वो हौनक बनी इसकी तरफ देखने लगी तो वीर ने उठकर अपने कदरे छोटी ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही ट्राउज़र से थमा दिया। इसके जाने के बाद वीर ने अपनी शर्ट उतारी, बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गया। आयशा बाथरूम की लाइट ऑफ करती बाहर निकली तो शाहबेज़ को बगैर शर्ट देख के इसके दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसने जल्दी से नज़र झुका ली। इसे एक ही जगह पर जमा देखकर शाहबेज़ ने इसकी तरफ चेहरा मोड़ लिया। घुटनों को छूती शर्ट के बाजू फोल्ड किए थे। ट्राउज़र के पांचे फोल्ड करने के बावजूद पाँव में आ रही थी दरारें। शाहबेज़ को वो बहुत डरी हुई लगी थी। छोटे-छोटे कदम उठाती हुए इसके पास बैठ गई। वीर ने कमरे की बत्ती बंद कर दी। अगली सुबह जब वो बेदार हुई तो शाहबेज़ को बेहद करीब सोते हुए पाया। धड़कते दिल के साथ इसने नरमी से इसकी दाढ़ी पर हाथ रखा। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया। वो शावर लेने चली गई। भाव एड़ियाँ ऊँची करते दबे कदमों किचन में जाती। ऐना ने दहर कर पीछे देखा। इसे डरता देख जहान बहुत महफूज हुआ था। ऐन ने इसके बाजू पर मौका जड़ा। भाई, आपने मेरी जान ही निकाल दी थी, हद है। क्या हो रहा है? ये चोरों की तरह किचन में क्यों घुसा जा रहा है? शियास्ता भाई, ऐन ने सर पीटने वाले अंदाज में कहा। नानू ने किचन में मेरी चॉकलेट छुपा दी हैं, वही ढूंढने जा रही हूँ। ओ, तो ये बात है। हाँ ना, ऐन ने नीली आंखों को घुमाते हुए कहा। ये बाद में ढूंढती रहना, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग का सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हुई थी। ओके, आप रुके, मैं 1 मिनट में आई। वो शॉपिंग मॉल में कब से सर खपा रहे थे। जो चीज़ जहान को पसंद आती वो ऐन को पसंद आती। जो ऐन को पसंद आती जहान इस पर नाक मुँह चढ़ाने लगता। नहीं पाई, बारबी जैसे ड्रेस चाहिए मुझे, और मनी को कोट्स वगैरह। मैं आपको कैसे समझाऊँ? अब दुकानदार ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए इसे बेशुमार ड्रेस इनके सामने फैला दी। जहान की आंखों में सताइश उभरी थी। इसने ब्लू जीन्स की जैकेट के साथ मैरून फ्लोर लेंथ फ्रॉक साइड पर रखी। सफ़ेद काली सुरमई रंगों के मनी कोट्स शर्ट्स और जीन्स के साथ पैक करवाया। इसकी नज़र एक बहुत खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग की बारबी फ्रॉक पर पड़ी, जिसके नेट के बाजू फूले हुए थे जो कलाई से तंग हो जाते थे। घुटनों तक आती नेट की फूली हुई फ्रॉक परफेक्ट। जहान के रिमार्क्स पर एन ने इसकी नज़रों के ताकों में देखा तो इसकी नीली खूबसूरत आंखें चमक उठी थी। एक्सक्यूज़ मी, ये भी पैक करते हैं। सारी पेमेंट करने के बाद वापसी पर आइसक्रीम पैक करवा दी और हंसते हुए घर दाखिल हुए। लाउंज में आयमा बेगम और बैठी और अन्ना को देखकर जहान की आंखें जगमगा उठी थी। ऐन जल्दी से ये सारे बैग रख कर आओ। अस्सलाम वालेकुम, भारी आवाज़ में सलाम करता हुआ अन्ना के सामने बैठ गया था। वालेकुम अस्सलाम हान भाई, कैसे हैं आप? जहान का मुँह तक कड़वा हुआ था। ऐमा ने मुस्कुराहट दबाई थी। ठीक हो, तुम कैसी हो? नरम निगाहों से देखते दरियाफ्त किया गया। अन्ना के हल्क में आंसू का गोला अटका था। बाज़ सवाल इतने मुश्किल क्यों होते हैं कि इनके जवाब इससे भी मुश्किल। मैं भी ठीक हूँ, बद वक्त मुस्कुराते हुए इसने जवाब दिया। ऐन रुक क्यों गई हो? ऐमा ने प्यार से इसे बुलाया और अपने साथ बिठाया। अन्ना ने दिलचस्पी से नीली वाली आंख गुड़िया को देखा था, जो गुलाबी नाजुक होंठों पर शर्मीली से मुस्कुराहट सजाए बैठी हुई थी। अन्ना है मेरी प्यारी बेटी। ऐमा ने प्यार से इसके सर पौनी में मुकीम लंबे घुंघराले बालों को संवारते हुए कहा। अन्ना को वो सब बता चुकी थी। अन्ना ने इसे हाथ मिलाया और अपने पास बिठा लिया। ऐन, मैं आपसे तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ठीक है? कोई भी बात हो मुझे बताना और मुझसे मिलने आती रहना। अब तो मैं भी अक्सर तुमसे मिलने आती रहूँगी। आखिर अन्ना तो तुम्हें यहाँ ही है। जहान के बेध्यानी में कहने पर अन्ना ने नासमझी से देखा था। हान का मतलब है कि ऐन इतनी प्यारी है कि जो भी मिल ले वो बार बार मिलना चाहेगा। ऐमा ने बात संभालते हुए कहा। हाँ, याद आया, जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं भूल गई। अनवर चाचा के बड़े बेटे की शादी है, ये कार्ड उन्होंने आपके लिए भेजा है। इनविटेशन कार्ड की तरफ बढ़ाते हुए हाथ इसने कहा। ऐन को भी ज़रूर लाइएगा, साथ में चलती हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है, बाबा नाराज़ होंगे। वकार को भी
नाराज़ होने के अलावा आता क्या है, अपनी माँ को सलाम देना मेरा है। माँ ने कहा तो वो जाने के लिए खड़ी होगी। चलो आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। मैं भी ड्रॉप ही करूँगा, खा नहीं जाऊँगा आपको। उन्होंने संजीदगी से इसे देखा और आयमा और ऐन से मिलकर बाहर निकल गई। मीर दरवाज़ा खटखटाकर वीर के कमरे में दाखिल हुआ और आयशा को देखकर मुस्कुराया। जवाबन वो भी मुस्कुराए हुए वीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। भाई बाबा, आप दोनों का नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, हम थोड़ी देर तक आते हैं। आयशा ने नरमी से कहा। मीर के जाने के बाद वो आहिस्ता से वीर के सामने खड़ी होकर उसके शर्ट के बटन बंद करने लगी। मैं कर लेता हूँ, वीर के संजीदा पर कहने पर नरमी से इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो पहले दिन से इसे खिंचा सा रवैया महसूस कर रही थी। हाँ, एक बात पर वो मुतमिन थी कि वो इसके सारे हुकूक को पूरे कर रहा था। वीर ने इसे देखा जो सुर्ख शलवार कमीज में बहुत प्यारी लग रही थी। खुले बालों को दुपट्टे से ढांपे वो वीर की हमराही में डाइनिंग टेबल में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सरबराही कुर्सी पर बैठते दिलशाह को सलाम करते वो वीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। चलो खाना शुरू कर। आयशा बेटा, आपने अपना खास ध्यान रखना है और ज़्यादा काम नहीं करना। इस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा आराम बेहतर है। वीर, तुम भी मेरे बेटे का ख्याल रखना। वीर ने सर झुका कर मुस्कुराती अपनी बीवी को देखा। जी बाबा, आप परेशान ना हो। मीर घर में नए आने वाले मेहमान से मिलने के लिए बेताब था। खाना खाकर वो मीर के साथ मिलकर नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। इसकी शादी को 2 माह हो चुके थे। शादी के 2 हफ्तों बाद ही इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वीर फ़ौरन इसे अस्पताल लेकर गया था, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें खुशखबरी सुनाई थी, जो वीर के लिए तो खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो चाह कर भी इससे मोहब्बत ना कर सका। ज़बरदस्ती रिश्ते जोड़ने से दिल नहीं जुड़ा करते। इसके रवैये में इतनी तब्दीली ज़रूर आई थी कि वो इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखने लगा था और आशा के लिए यही काफ़ी था। हान भाई, जल्दी करें ना, अना की कॉल आ रही है, देर हो रही है। ऐना लाउंज में खड़ी जहान को कब से आवाज़ें दे रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज जहान के चचाजाद भाई की मेहंदी थी। मेहंदी का इंतज़ाम इनकी हवेली में किया गया था और अना पहले ही हिना और वक़ार के साथ हवेली जा चुकी थी। ऐन और जहान ने मेहंदी से कुछ वक्त पहले हवेली पहुंचना था। हाँ भाई, आ गया। तुमने तो आसमान से पैर उठा लिया है। बंदरी वाइट पैंट शर्ट और जॉगर्स में मलबूस, हाथ में कपड़ों से बड़ा बैग पकड़े वो उजरत में कमरे से निकला था। नानों से मिल लिया जी, इनको बता आई हूँ मैं। मिल भी लिया है। अपनी घुटनों तक आती वाइट फ्रॉक को सीधा करते इसने जहान का हाथ थामा और इसके साथ बाइक पर बैठ के हवेली के लिए रवाना हुई। आयमा ने जहान के स्टार्ट पर भी जाने से माजरत कर ली थी। इनकी तबीयत कुछ नासाज थी। जहान ने भी जाने का इरादा मलता कर दिया, लेकिन आयमा ने कहा कि अब इतनी भी ख़राब नहीं है और किसी को जानना तो है ना। चारों ना चाहे वो जाने के लिए मान ही किया। ने बहन को साथ लाने की खास ताकीद की थी, लिहाजा वो भी इसके साथ जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों हवेली पहुंचे। शानदार हवेली अपनी पूरी आबताब से सजी रोशनियों में नहाई आने वालों को खुशामदीद कह रही थी। जहाँ मेहमानों से भरी महफिल में मुश्किल जगह बनाता। बहन का हाथ पकड़े चचा के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुखसाना चची ने इसे हाथों लिया और मुलाजिम की हमराही में दूसरी मंजिल पर मौजूद कदरे पुरसकून कमरे में पहुंच गई। ये किताब में बने कमरे बिल्कुल एक जैसे लगते थे। मुलाजिम कोने वाले कमरे में सामान रख चुके थे। भाई, आई एम सो एक्साइटेड, कितना मज़ा आएगा ना। अरे अना, आप इससे तो मिले ही नहीं। इतने में अना इन्हें ढूंढती हुई यहीं आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आखिरकार आप मिल ही गए। और जहान का वालेकुम अस्सलाम सुने बगैर ही इनका हाथ पकड़े जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। इसको जहान से एक कमरा छोड़कर अगला कमरा मिला था। दरमियान वाला कमरा ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। चलो जल्दी से कपड़े बदलो, मेहमान आ भी गए हैं और हम अभी तक तैयार नहीं हुए। इसने सोचा पहले इसे तैयार कर ले, फिर आराम से खुद तैयार हो जाएगी। ब्लैक लहंगे को मुश्किल संभालती बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। आप ये देखिए पाँव में आ रहा है, मैं तो गिर जाऊंगी ना। इस ऐसे इधर आओ, मैं तो ठीक कर देती हूँ। उन्होंने इसका लहंगा ऊंचा करके पिंस लगाती और उसके गोल्डन कुर्ती की हुक बंद की। फिर जल्दी हाथ चलाते इसे लाइट सा मेकअप किया। काजल की बारीक लकीर से एन की नीली आंखें और भी खूबसूरत लगने लगी थी। इसके काले लंबे बालों को स्टाइलिश से जोड़े में बांध कर फूलों से नाजुक बालियों को इसके कान में डाल दिया। उन्होंने पीछे हटकर एक भरपूर नजर से इसका सरता पैर जायजा लिया तो एन पर इस पर बेइंतहा प्यार है। वो लगी इतनी प्यारी रही थी। अना ने आगे बढ़ के इसके गालों को चूम लिया। यार कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं लड़का होती तो ज़रूर तुम पर दिल हार जाती है। एन ब्रश करने लगी। चलो अब तुम नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। उन्होंने इसका दुपट्टा सेट करते हुए कहा। एन के जाने के बाद उन्होंने अपना मैरून कलर का नेट का लहंगा कुर्ती पकड़ी और साथ वाले कमरे में जो ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होती थी में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट में बंद करके इसने मैरून पाँव को छूता। लहंगा जेब तनके छोटी सी के बाद मुश्किल कमर तक आती बंद कुर्ती पहन के इसके कमर पर मौजूद जिप बंद करने चाहिए, लेकिन जिप बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से में इसने ज़ोर से जिप खींची तो टूट कर इसके हाथ में आ गई। बिल्कुल इस वक्त जहान कमरे ड्रेसिंग से रूम से मतलब का कमरे छोटे से कमरे में बाहर निकला। कमरे में अंधेरा देख के से
अशरफ हैरान हुआ था। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करते अना अपनी जगह साकित रह गई। जहान अपनी हैंग की हुई कमीज से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और किसी नरम वजूद से टकराया था। तवाज़ुन खोकर वना समेत ज़मीन पर जा गिरा। जल्दी से उठकर उसने लाइट जलाई। जहान को अपने सामने बगैर शर्ट के देख अना का शर्म से बुरा हाल हो गया था। वो बुरा फंसी थी। जिप टूटने के साथ वो कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। जहान ने फ़ौरन कमीज़ पहनी और दुपट्टे से बेनियाज ज़मीन पर गिरी अना को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने खुद पर किसी तरह ज़ब्त किया था, ये वही जानता था। अना ने इसका हाथ देखकर नफ़ी में सिलसिलाया। व्हाट हैपेंड, तुम ठीक हो? अना ने बेबसी से देखा। मेरी शर्ट की जिप टूट गई। आंखों में आंसू लिए उसने हल्की सी आवाज़ में कहा था। जहान ने मुस्कुराहट दबाई। अब क्या कोई दूसरा ड्रेस ला दूँ? अना ने नफ़ी में सिलसिलाया। अगर आप किसी को बुला दे तो मेरी हेल्प कर देगी। अना सब अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। अच्छा उठो तो सही, तुम्हारे पास कोई पिन है? जी वहाँ इस बॉक्स में पड़ी है। आप क्या करने लगे हैं? जहान ने 2 सेफ्टी पिन्स पकड़ी और अना के बिल्कुल सामने खड़ा होकर अना को इससे बेइंतहा शर्म महसूस हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से गायब हो जाए। जहान ने अना को कमर से पकड़ कर पास किया और बैग गले को पिन से लगाकर बंद करने लगा। दोनों के दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। जहान के पीछे हटते ही अना भागती हुई ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। जहान ने बालों पर हाथ फेरा और गहरे सांस लेने लगा। ये लड़की तो अब इसका नशा बनती जा रही थी। अपने कमरे में आकर अना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। उफ डू मन्ना, तुम क्या ज़रूरत थी वहाँ बुत बनकर खड़े होने की? और जहान भाई की नज़रें उफ किस तरह देख रहे थे वो। जल्दी लेकर जल्दी से तैयार होने लगी। ना मेकअप करके इसने अपने बुरे बाल स्ट्रेट करके कमर पर डाले और मैरून नेट का दुपट्टा गले में डाल दिया। कानों में इयररिंग्स डालकर अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके हॉल की तरफ बढ़ गई, जहाँ फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक चलता रहा। डांस करने, शोर शराबा, गर्ल्स, हर वो चीज़ अपने फंक्शन का हिस्सा होती है, सरंजाम हो चुकी थी। बेहयाई अपने रूश पर थी। शैतान को ऐसी महफिल में मेहमान खसूसी की हैसियत हासिल होती है। वो 2 बजे के करीब सब तक खाकर सोने चले गए थे। अना भी अपना लहंगा संभालती नैन के साथ अपने कमरे की जाने बढ़ गई। इसके नाना करने के बावजूद इसकी कज़न्स इसे डांस के लिए अपने साथ घसीट चुकी थी। लिहाजा इसका अंग दर्द कर रहा था। कपड़े तब्दील करने के बाद इसे नमाज का ख्याल आया। भाई शादी ब्याह एक तरफ, नमाज भी तो अदा करनी है ना। शादी इसी तरह हम अपनी ज़मीन को मुतमईन करते हैं। और इतना थक चुकी थी कि नमाज पढ़ रहे बगैर ही सो गई थी। अभी इसे सोए हुए घंटा ही गुजरा था कि इसके चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नमदार हुए। लम्हे में वो पसीने में नहा के इस रात अना ने एक ख्वाब देखा जो सारी ज़िंदगी के लिए बदल कर रख देने वाला था। ख्वाब कुछ यूँ था। वो एक नामालूम सुनसान सी सड़क पर चलती जा रही थी। अचानक से एहसास हुआ कि वो इस सुनसान जगह पर अकेली नहीं है। इसके पीछे किसके कदमों की चाल उभरी थी। चलते चलते इसने गर्दन मोड़ी। किसी को न मौजूद न पाकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई थी। कोई न नजर आने के बावजूद वहाँ मौजूद था। इसने अना को आहिस्ता से आगे की तरफ धकेला। बिला इरादा इसके कदम में एक सिमत की जानिब बढ़ने लगे। आगे जाकर एक बहुत गहरी खाई ने इसका इस्तकबाल किया। तब पहली दफ़ा इसे महसूस हुआ बहुत ऊंचाई पर खड़ी है। इस मुकाम से ऐसी वीरानी टपक रही थी कि इसे बेख्तियार खौफ हुआ। इसका मैरून लहंगा हवा से उड़ने लगा था। तब इसने अपने कपड़ों पर गौर किया। इसका पेट बढ़ना था। छोटी सी कुर्ती ने मुश्किल इसके जिस्म को ढांप रखा था। अचानक किसी गैबी ताकत ने इसे धक्का दिया था। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो खाई में गिरते चली गई। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरी इसका सर फट गया और कुछ हड्डियाँ टूट गई। खून के फव्वारे की सूरत इसके सर से निकलने लगे थे, लेकिन सब के बावजूद इसके हवास कायम थे। अचानक इसके सामने काले चुगे में 2 इंतहाई खौफनाक मर्द नमूदार हुए। इनके चेहरे से वहशत टपक रही थी। एक मर्द ने गर्म सलाख उठाई और इसे अना की बरहना कमर पर दाग दिया। ऐने इसी मुकाम जहाँ ने इसे छुआ था, वो एक के बाद एक सलाख से इसकी कमर को दागने लगे। अना की दिलखराश चीखें इस वीराने में गूंजने लगी थी। अचानक इसकी आंख खुल गई। पसीने में नहाई वो खौफ से लर्जी उठी बैठी थी। इसका दिल बेख्तियार धड़क रहा था। अभी वैसे समझी ना थी कि रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाज़ गूंजी। अना ने खौफ से कमरे का चारों तरफ से जायजा लिया। हल्की रोशनी में अजीब सी हेवले दिखाई देने लगे थे। कांपते हाथों से इसने पाँवों की जानिब से चादर उठाई और सर तक ओढ़कर चट लेट गया। आस्ता आस्ता वो आवाज़ें भरती गई। अचानक ऐसी आवाज़ उठी जैसे कोई पानी में गिरा हो। अना खौफ से रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मैं आइंदा किसी नामहरम के पास नहीं जाऊँगी, मेरी मदद करे। पर गिड़गिड़ाने लगी थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गया। आस्ता आस्ता इसका खौफ फ़ज़ाइल हो गया और वो दौड़ती डरती डरती नींद की वादियों में उतर गई थी। और अल्लाह पाक फरमाता है, एंड ही इज़ विद यू वेयर यू आर यू। डिलीवरी के दिन करीब थे। आदिल शाह और अमीर ने आयशा को हाथ का छाला बना रखा था। ऐसे किसी काम को लगाने नहीं हाथ देते, बल्कि छोटे से छोटा काम भी खुद कर लेते थे। जैसे अपनी पुरानी रूटीन में वापस लौट गए थे। रात का वक्त था। तकलीफ के एहसास से आयशा की आँख खुली। शाबिर उठी। शाबिर आयशा इंतहाई तकलीफ की हालत में शाबिर का बाजू हिलाने लगी। शाबिर ने मुश्किल दर्द करती आंखों को हल्का सा खोल के से देखा जो तकलीफ में लग रही थी। शाबिर बहुत दर्द हो रहा है, पेट पर हाथ रखे हुए सिसकने लगी। शाबिर ने लम्हे की देर की बगैर से सहारा देकर उठाया और गाड़ी में बिठाकर
करीबी अस्पताल में लेके जाया। डॉक्टर ने सिर्फ बेटा पैदा होने की मुबारकबाद दी। शाबिर अजीब सी कैफियत में घिर गया था। दिलशाह को फ़ोन पर इतलात देकर वो अपने बेटे को देखे बगैर ही अस्पताल से बाहर निकल गया। इस वक्त वो सारी दुनिया से खफा लगता था। आदिल शाह शामिर के हमरा अस्पताल में दाखिल हुए। नर्स से पूछकर वो मतलूबा वार्ड में गए जहाँ नन्ही साहब मेहमान दुनिया जहाँ से बेखबर मीठी नींद सो रहा था। फ़रत मसरत से इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पहले उन्होंने आयशा के सर पर प्यार दिया और बेटे की मुबारकबाद दी, जिसे उसने हल्का सा मुस्कुराते कबूल किया। फिर उन्होंने अपने नन्हे से पोते का मुँह चूमा। मीर ने भी इसके दोनों गाल चूमे। मीर की हरकत लाड साहब को पसंद नहीं आई थी। नतीजन वो गला फाड़कर रोने लगा। दिलशाह ने जल्दी से इसे गोद में भर लिया। रोता बच्चा अचानक खामोश हो गया और टकर देखने लगा। इसकी सुनहरी कान जैसी आंखें थी, तीखे नगोश और उजली रंगत आवेश पर गई थी। आशा से इसने बस आंखों का रंग चुराया था। बाबा, ये क्या बात हुई? मुझे देखकर ये रोने लग गया था। मीर ने मुंह बनाते शिकवा किया। क्या तुम हो ही थे? खौफनाक के बेचारा डर गया। दिलशाह ने शरारत से कहा तो बच्चा जरा मुस्कुराया। देखा बाबा, ये कैसे मुस्कुरा रहा है मेरी इंसल्ट पर? इसने तो अभी से मुझसे मुकाबले करने शुरू कर दिए हैं। अब मेरा क्या होगा? कालिया। दिलशाह ने इसके सर पर चपड़ लगाई थी। वीर कहाँ है? याद आने पर उन्होंने आशा से पूछा, जिसने लालमी से इन्हें देखा था। मुझे जब से होश आया है मैंने इन्हें नहीं देखा। सुन कर दिलशाह को तशवीश ने आन घेरा था। हर बार रात की सुबह आना जल्दी ही बेदार हुई थी। वो रात को आने वाले ख्वाब और वाक़े के बारे में सोचने लगी थी। गुमसुम सी वो अपने आज के हैंग किए गए कपड़े को देखने लगी। ब्लैक खूबसूरत रेशमी साड़ी जो इसने बहुत शौक से बनवाई थी। बहती आंखों के साथ मुनाफी में सर आने लगी। इसने साथ लाए कपड़े में से सिंपल सी ब्लैक कैप्री शर्ट निकाली और प्रेस करवाने के लिए मुलाजमा को दे दिया। बीबी जी, कल तुसी बहुत बढ़िया डांस किया था ना? गुमसुम सी खाली नज़रों से इसका चेहरा देखने लगी। बगैर कोई जवाब दिए वो खुशखबरों में मसरूफ़ मेहमानों की तरफ बढ़ गई। रुखसाना चाची ने इसे देखा तो आवाज़ दिया, ना ठीक से सोई नहीं तुम? अन्ना को क्या कुछ नहीं याद आया था? चाची जी चाची मुख्तसर सचवाते को करीब रखे सोफे पर बैठ गए। चलो अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, थोड़ी देर तक नाश्ता आ जाएगा। है ना? और जहान नहीं उठे अभी तक? है तो अभी मेरे वाले कमरे में सो रही है। हम भाई का पता नहीं। चलो मैं देखती हूँ। चलो मैं कहकर वो बाकी मेहमानों को देखने लगी। बारात दोपहर की थी, लिहाजा नाश्ते के बाद सब तैयार में मसरूफ़ हो गए। एन को तैयार करने के बाद अन्ना खुद भी जल्दी तैयार हो गई। आज वो कल की निस्बत बहुत सादा लग रही थी। इसने आईने में अपना अक्स देखा। ब्लैक सिंपल लेकिन खूब सा कैप्री और पूरे बाजू की शर्ट पर लाइट ब्राउन सा मेकअप किया गया था। आईने में देख के इसने अपने बालों का जूड़ा बनाया और सूट के ब्लैक दुपट्टे का हिजाब करने लगी। अनापी, आप हिजाब क्यों करने लगी हैं? इतनी प्यारी तो लग रही हैं। पहले आपने साड़ी पहनने से मना किया और अब ये बेबी पिंक कलर के नेट फूले शरारे फ्रॉक में लाइट पिंक मेकअप किए। वो काले लंबे घुंघराले बालों को माथे से हल्का सा मोड़ कर कमर पर खुला छोड़े वो तेज़ी से बोलती अन्ना से इस्तफसार करने लगी। अन्ना के हल्क में आंसू का गोला बंधा। इतना आसान होता है कि अपने आप को बदलना? और फिर लोग बगैर सोचे कुछ भी कह देते हैं। ये सोचे बगैर के सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही है। एन मैंने हिजाब शुरू कर दिया है, नो मोर क्वेश्चन। साथ ही उसने मजीद बोलने से मना किया। ओके, मैं हन भाई को देखती हूँ वो तैयार हुए हैं या नहीं। नीली आंखों से इसे देखते संजीदगी से कहकर इसने जहान के कमरे का रुख किया। डॉक्टर खान भाई, मैं आ जाऊँ? दरवाज़ा हल्का सा खटखटाकर इसने अंदर आने की इजाज़त दी। आ जाओ एन। इसने अंदर आकर जहान को देखा जो मैरून चेक पैंट कोट में तैयार बेहद वजीहा लग रहा था। गने वालों को सवार के इसने एन को देखा जो इसकी लाई फ्रॉक में बहुत क्यूट लग रही थी, प्यारी लग रही हो। जहान से इसका गाल खींचा तो एन ने मुंह बनाकर इसे देखा। जहान से इसके तासुरात देखकर महफूज होकर हंस पड़ा। अन्ना तैयार हो गई है जी भाई, और आपको पता है इन्होंने आज बिल्कुल ही सिंपल ड्रेस पहना है और हिजाब भी किया है। जहान को खुशगवार हैरत हुई थी। कल अन्ना को सबकी नज़रों का मरकज़ बना देख इसका दिल चाहा इसे कहीं छुपा दे। जल्दी का शोर मचाते समय रिशाल की तरफ आना हो गया। अन्ना सारे फंक्शन में बहुत बुझी सी रही थी। हर कोई बहुत हैरत से इसे देख पास आता और हिजाब के बारे में दरियाफ्त करता। अन्ना को बहुत हैरत हो रही थी। जब वो बहुत तैयार होकर नामहरम के सामने जाती थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा और अब इसके हिजाब पर बोलने आ रहे थे। अन्ना शादी पर भी हिजाब कौन लेता? और ऐसे बहुत सारे सवाल पर दिल होकर वो हॉल के तन्हा कोने में आ गई थी। थोड़ी देर बाद इसे जहान अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अन्ना को मज़ीद खौफत हुई। जहान इसके सामने यूँ खड़ा हो गया। वो इसके चौड़े वजूद के आगे छुप गई थी। इसने नर्म निगाहों से अन्ना को देखा जो सादगी में भी इसके दिल को ज़्यादा भा रही थी। अन्ना, जी भाई आपको कोई काम था? इसने कुछ फासले पर होकर इसने नज़र झुका कर पूछा। मुझसे शादी करोगी? अन्ना ने झटके से सर उठाया।
आपको शर्म नहीं आती इस तरह बात करते हुए? मैं आपको भाई कहती हूँ और आप ऐसे ही सोच सकते हैं मेरे बारे में। अंत अपनी शक्ल में भी बंद दिखाएगा। गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, जहान की एक तरफ से गुजर कर जाने लगी। प्यार करता हूँ तुमसे डैमिट, कोई गुनाह नहीं किया जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। अना को बाजू से पकड़कर दीवार से लगाते उसने गुस्से सख्त करते हुए कहा, आखिर ये लड़की इसके जज्बात क्यों नहीं समझ रही थी? पीछे हटी। मैंने कहा पीछे हटी। इसके बाजू को चढ़ रखते हुए चलाई। शोर होने की वजह से कोई भी इनकी तरफ इनकी आवाज़ न सुन सका था। जहान की गिरफ्त जैसे ही ढीली पड़ी, इसने अना ने पीछे हटते एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। आइंदा मेरे करीब आने की मत मत करिएगा। बहती आंखों से वो इसके मुंह पर गिराई थी और अपने आंसू पूछती वहां से निकलती चली गई। जहान मुंह पर हाथ रख के साकिर खड़ा रह गया। एक आंसू उसकी आंख से गिरा था और दाढ़ी में जज्ब हो गया। मेरी आंखों में एक चुभन सी है, यहाँ किसी ख्वाब का तिनका होगा। अना मेरी बात सुनो। अपने दर्द को नजरअंदाज करते उसके पीछे लिखा, मोहब्बत सबसे पहले इज्जत नफ्स खत्म करती है। लेडीज वॉशरूम में दाखिल होते अना की आवाज़ पर रुक गई थी। उसके दिल में दर्द उठा। वो सब जानती थी कि जहान इसे पसंद करता है, लेकिन वो क्या करती जो खुद किसी और की मोहब्बत में मुब्तला पल पल मर रही थी। वो किसी और को क्या दे सकती थी? है ना, तो मुझे गलत समझ रही है। मेरी मोहब्बत बहुत पाक है। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। अन्ना को सीने में शदीद दर्द का एहसास हुआ था। हाँ, वो मुझसे निकाह ही तो नहीं करना चाहता था, और मेरे सामने खड़ा ये मर्द जो मुझसे निकाह करना चाहता है, मैं इसे कुछ नहीं दे सकती। अफसोस हान भाई, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। मेरे जैसी मोहब्बत में ठुकराई लड़की किसी को कुछ नहीं दे सकती। इसने बिलखते हुए कहा तो हान साकित रह गया। इसके दिल की धड़कनें चुस्त हो गई। दो आंसू आंखों से टूट कर गिरे। आखिरी नजर अपनी नाकाम मोहब्बत को डालते वो तेज कदमों से हाल से निकल गया था। आई एम सॉरी हान भाई, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? आप मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। लगती हुई वो वॉशरूम में दाखिल हुई थी। वहाँ पहले से एक मौजूद लड़की ने इसकी हालत देखी तो पूछे बगैर नहीं रह सकी कि आप ठीक हैं? अन्ना ने इस बात में सर हिलाया। वॉशन बेसन पर झुकी पानी के छींटे मारने लगी। जहाँ अन्ना ऑफिस के काम का बहाना करके एन को लेकर वापस के लिए रवाना हो गया। अन्ना की तबीयत खराब होने की वजह से हिना इसे साथ लिए हवेली से चली गई थी। मीर को आयशा के पास छोड़कर अदील शाह घर आ गया था, क्योंकि घर में और कोई औरत नहीं थी। इसलिए अदील शाह जल्द अज जल्द आया बंदोबस्त करना चाहता था। उन्हें वीर पर ठहरा कर गुस्सा आ रहा था। कितना गैर जिम्मेदार था वो वीर। इन्हें घर के लॉन्च में ही टहलता हुआ मिल गया था। वीर, ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हें इस तरह अपनी बीवी और बेटे के पास होना चाहिए था। अपनी इस हरकत से तुम साबित किया कि तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम्हें इनकी कोई परवाह नहीं है? वीर, जो पहले ही बड़ा बड़ा था, दिल शाह के लफ्ज़ों ने जलती पर तेल का काम किया था। वो जो इतने दिन से अंदर ही अंदर जल रहा था, आखिरकार अपना जब खो दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे अब? और क्या चाहते हैं? आपकी बात मानकर कर ली मैंने शादी। अब क्या इसके पैर धोके भी यूँ तंग आ गया हूँ मैं ये ड्रामा करते करते। मुझे तो आपने इंसान समझा ही नहीं है। खैर, मुझे तो आपने कभी समझा ही नहीं है। वीर गुस्सा करता रहता है। वीर बदतमीज़ है। वीर ये है, वीर वो है। ये जानने की कोशिश ही नहीं की वीर ऐसा क्यों है। बस आपकी बीवी नहीं मरी थी, मेरी माँ भी थी। वो इनके बाद किस तरह फरामोश कर दिया आपने मुझे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है किस कदर अकेला हो गया था मैं। तंग आ गया हूँ मैं सब बातों से सुन कर। माफ़ कर दे मुझे आप सब लोग। इनके सामने हाथ जोड़ते हुए गुस्से से वॉकआउट कर गया था। पीछे दिल शाह के चेहरे पर अफसोस उभरा था। क्या वो इनके साथ इतनी ज़्यादती कर बैठे थे? अगले दिन आशा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दिल शाह ने ड्राइवर को मीर शाह और आशा को लाने के लिए रवाना किया था। आया का बंदोबस्त हो चुका था। मुसलसल सर दर्द से तंग आकर उन्होंने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। किचन से बाहर आकर उन्होंने अफसोस से वीर के कमरे की तरह के दरवाजे को देखा, जो कल रात से बंद था। वीर बगैर किसी से बात किए अपने आप को कमरे में बंद कर चुका था। दिल शाह ने लाख बुलाने पर भी वो बाहर ना निकला था। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि ड्राइवर हामता हुआ इन्हें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या हुआ खान, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें तो बीबी को लेने भेजा था ना। सब खैरियत तो है ना? साहब, वो छोटे साहब और बीबी जी का एक्सीडेंट हो गया। शामिर साहब छोटे साहब को पकड़े बीबी जी के साथ सड़क पर पार करके गाड़ी तक आ रहे थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। आदिल शाह के दिल को धक्का लगा था। उन्हें जैसे अपनी स्मार्ट पर यकीन नहीं आया। वीर के कमरे का दरवाज़ा खोला और उसने तैश के आले में ड्राइवर का गिरबान ने पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ हैं वो तीनों? ड्राइवर घबरा गया था। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। झटके से इसका गिरबान छोड़े वो दिल शाह को साथ लिए अस्पताल के लिए रवाना हो गया था। इसने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज से कर ली थी। जब से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। दिल शाह इसकी सलामती की दुआ करने लगे थे। अस्पताल पहुंचकर वीर आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। रास्ते में वो कई
लोगों से टकराया। दिलशाह इनसे माजर करते दिलशाह इनके पीछे हो गया था। एक्सक्यूज मी, यहाँ शामिर और आयशा नामी पेशेंट को लाया गया है, वो किस रूम में है? काउंटर पर पहुंचकर इसने उजरत में दरियाफ्त किया। वो तलबा कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर बाहर निकला और दिखाई दिया। आप शामिर नामी पेशेंट के साथ हैं जी, इनकी कंडीशन कैसी है? अब दिलशाह ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर तो तरहम बड़ी निगाह से ने देखा। शामिर काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, इसकी टांग से बहुत खून बह चुका है, लेकिन अब इसकी हालत कदरे बेहतर है। ख़तरे वाली कोई बात नहीं है डॉक्टर। मेरे बेटे के साथ मेरी बहू और पोता भी था। वो कैसे हैं? बिल्कुल बेबी बिल्कुल ठीक है, महज चंद हल्की ही खराशी आई हैं। और मेरी बहू? डॉक्टर ने एक सेकंड के लिए न देखा। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। शाविर साकित खड़ा रह गया। ज़िंदगी ने इसके चेहरे पर भरपूर तमाचा मारा था। दिलशाह के आंसू रुमानगी से बहने लगे। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुए जहाँ मीर पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। अपने जान से प्यारे मासूम बेटे की हालत पर इनका दिल तड़प गया था। इनकी निगाह राह पर पड़ी। कितनी खुशी से उन्होंने अपने पोते का नाम रखा था। इसकी महरूमी पर इनका दिल भर आया था। अपने दोनों हाथों से इसे थाम कर सीने से लगाया। वीर आस्ता आस्ता कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। दिलशाह ने फौरन इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। आगे बढ़कर उन्होंने राम को वीर के हवाले कर दिया। ये तुम्हारा बेटा है वीर, आज इसकी माँ भी चली गई जैसे तुम्हारी माँ चली गई थी। तुम इसके साथ वो सब ना करना जो अनजाने में मुझसे सरजद हो गया। वीर की आंखों से दो आंसू राम के चेहरे पर गिरे थे। राम मासूमी से इसे देखने लगा। वीर ने झुककर इसका माथा चूम लिया। जो ही दिलशाह के रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंची, वो इसके घर जमा होना शुरू हो गया। दिलशाह की तो जैसे कमर टूट गई थी। वीर राम को आया के हवाले करते खामोशी से कमरे में चला गया। मीर भी बस्तर पर पड़ा था। उन्हें आयशा के चले जाने का बहुत गम था। इनके कुछ अजीज़ों ने ही कफन दफन का इंतज़ाम किया। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैयत को दफन किया गया। मीर को जो ही होश आया था, इसने दिलशाह को पुकारा, लेकिन किसी को होश होता तो वो जवाब देता। वो भी चलने के काबिल नहीं था। इसके बार बार पुकारने पर किसी ने अंदर झांका। बाहर से आवाज़ें क्यों आ रही हैं इतनी? मेरे बाबा कहाँ हैं? बेटा दिल साहब की बहू का इंतकाल हो गया है, मैयत का दफनाने जा रहे हैं। सुनकर अमीर ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। मुझे बाहर ले चलो प्लीज़, लगते हुए इसने कहा। तो वो शख्स सहारा देकर मैयत के पास आया। बाबा, अमीर ने रोते हुए पुकारा तो दिल शाह ने उठकर इसके साथ लगाया। बेटा बस ऐसे नहीं रोते, मैयत को तकलीफ़ होगी। इसे चुप करवाकर उन्होंने किसी को वीर को बुलाने का भेजा। सुन अंगारों से मिलजुले हुलिये में वीर आया तो मैं को कंधा देकर मंजिल तक पहुंचाया गया। हान भाई ऐने अंधेरे कमरे में कदम रखते हुए जहान का पुकारा, मगर जवाब न आया। अंदाजे से इसने कमरे की लाइट जलाई तो जहान ने कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठा हुआ था। ऐन इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। हान भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप ठीक है? ऐन जाओ यहाँ से। जहान ने सर उठाए बगैर भारी आवाज़ में कहा। इसकी भारी आवाज़ इसके रोने का होता दे रही थी। हान भाई, क्या हुआ है आपको? प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। निर्वाणसी होकर जहान के बाजू पर हाथ रखा। जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझे समझ नहीं आ रही। वो सर उठाते दाड़ा तो ऐन डर कर पीछे हटी। इसकी आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गई थी। जा क्यों नहीं रही? निकलो मेरे कमरे से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। गेट आउट। एन रोते हुए कमरे से निकली और आयमा से टकराई, जो जहान की आवाज़ सुनकर आई थी। वो जब से शादी से वापस आया था तब से इन्हें वो अजीब लगा था। इसके पूछने पर इसने थकावट का बहाना बना दिया, लेकिन आयमा की तसल्ली नहीं हुई थी। वो जानती थी कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। सुबह से वो कमरे से नहीं निकला था। नाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आयमा इससे नाश्ते का पूछने गई थी तो जहाँ ने संजीदगी से कहा। इसका मूड देख कर उन्होंने एन को भी इसे तंग करने से मना कर दिया। मवादा वो इसे झाड़ी ना दे पिला दे। और जो यही हुआ था। क्या हुआ एन? तुम रो क्यों रही हो? एन पुरशिकवा नज़रों से देखती भागती हुई आयमा और अपने मुश्तरका कमरे में चली गई। आयमा परेशानी से जहान के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो ज़मीन पर अकड़ूस से बैठा आंखों में आंसू लिए इनका दिल चीर गया था। हान, मेरा बच्चा, ये क्या हाल बना लिया तुमने? तरफ कर उसके पास ज़मीन पर ही बैठ गई थी, उसे सीने से लगाया। हान मेरी जान, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मुझे तकलीफ़ हो रही है अपने लाडले बेटे जैसे नवाजे की ऐसी हालत है। पर इनकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। जहान इनकी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगा। आयमा इसके गिर्द हाथ फैलाए खुद भी रोने लगी थी। हान मेरा बच्चा, चुप कर जा, मुझे बताओ रो क्यों रहे हो? रोते हुए इसने अन्ना से होने वाली गुफ्तगू इन्हें बता दी। क्यों नानो, क्यों? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो किसी और से मोहब्बत करती है। नानो, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है इधर। सर उठाकर इसने सीने पर हाथ रखा था। 6 फुट से निकलता वो मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। इसका चेहरा आंसू से तर था। माँ इसके चेहरे को चावटा चूमने लगी। लेकिन बस मेरा बच्चा, मैं बात करूँगी ना, अन्ना से वक़ार से बात करूँगी ना। तुम इतनी तकलीफ़ ना दो खुद को। जहान ने नफ़े में सर हिलाया। आयमा इसे बेड तक लाई थी। जहान इनकी गोद में सर रखकर लेट गया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी और झुककर इसका सर चूमा। जहान ने आंखें बंद कर ली थी। आस्ता आस्ता पुरसुकून होता हुआ उनकी गोद में सर रखे सो गया। सूरत हाल ये कि ज़िंदगी से बेजार हूँ, मसला ये कि दिन भी जवानी के हैं।